और चीन वर्सेस जापान, इस पर बात करेंगे। दुनिया में आने वाली अगली बड़ी आर्थिक और रणनीतिक ताकत की नींव अब उन खनिजों पर टिकती जा रही है जिनके बिना इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, आधुनिक हथियार और हाईटेक उपकरणों का निर्माण मुश्किल है दर्शकों। और यही वजह है कि अमेरिका और जापान अब जमीन के ऊपर मौजूद संसाधनों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि समुद्र की करीब 6 किलोमीटर गहराई में मौजूद खनिजों तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जापान के मिनामितोरिशिमा द्वीप के आसपास समुद्र की तलहटी में मौजूद रेयर अर्श को लेकर बड़े पैमाने पर उम्मीदें हैं। इस पूरे अभियान पर एक बड़ा मकसद चीन की उस मजबूत पकड़ का विकल्प तैयार करना है जो लंबे समय से क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक सप्लाई तेल पर बनी हुई है। ऐसे समय में भारत के लिए चुनौती सिर्फ अपने संसाधनों को सुरक्षित करने का नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में मौजूद खनिज संपत्तियों पर समय रहते पहुंच बनाना भी है। अब भारत ने इसके लिए काबिल जैसी व्यवस्था जरूर बनाई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या भारत की रफ्तार उस वैश्विक दौड़ के साथ कदम मिला पा रही है। और यही वजह है कि अब भारत की रफ्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत का मिशन लिथियम, इस पर बात करना चाहेंगे। भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स की अपनी जरूरत को देखते हुए विदेशों में सीधे खनिज संपत्तियां हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी रणनीति के तहत काबिल ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स हासिल किए। ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लिथियम आज इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर बैटरी स्टोरेज तक पूरी नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है। लेकिन चुनौती यह है कि किसी ब्लॉक का अधिकतर मिल जाना, वहां के व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाना, दो अलग अलग चीजें हैं। अब एक्सप्लोरेशन, संसाधनों का आकलन, तकनीक अध्ययन, निवेश, माइनिंग, फिर प्रोसेसिंग, हर चरण में समय लगता है। अर्जेंटीना के मामले में भी उत्पादन शुरू होने में अभी कई साल लगने की उम्मीद है। यानी भारत ने संसाधन तक पहुंच तक तो बनाई है, लेकिन अब असली परीक्षा जो है ना, उसे जल्द से जल्द उत्पादन में बदलने की है। यानी कि जब तक उत्पादन में इसको तब्दील नहीं किया जाएगा, तब तक आप सफलता जो है वो कम समझिए। अब क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं। उसकी वैश्विक लड़ाई को अगर सिर्फ खदानों की लड़ाई समझा जाए तो तस्वीर कैसी रह जाएगी? अधूरी रह जाएगी। असली मुकाबला उस क्षमता का है जिसमें कच्चे खनिज को निकालकर उसे औद्योगिक इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। यही चीन ने सालों में ऐसी स्थिति बना ली है जिसने पूरी दुनिया को उस पर निर्भर बना दिया है। रेयर अर्थ से लेकर ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट तक कई महत्वपूर्ण मिनरल्स को प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में चीन की भूमिका बेहद बड़ी है। भारत अगर विदेशों में खदानें हासिल कर लेता है तो उसके सामने अगला सवाल होगा इन खनिजों को देश में किस स्तर पर प्रोसेस किया जाएगा। इसलिए भारत की मिनरल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ विदेशी संपत्तियां खरीदना नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन तैयार करना है। माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग और फिर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तक भारत की ये तकनीक कितनी उपलब्धि हासिल करेगी, इस पर भी हमें इंतजार करना होगा। अब बात करेंगे काबिल की चुनौती पर। देखिए, दुनिया के तमाम देश अब समझ चुके हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई जिस देश के हाथ होगी, भविष्य की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में उसकी मोल भाव करने की क्षमता भी उतनी ही मजबूत होगी। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दूसरे खनिज संपन्न देशों में मौजूद प्रोजेक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन लगातार बढ़ रही है। भारत को यहाँ चीन और दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों से सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है। समस्या ये है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण में सिर्फ सरकारी समर्थन पर्याप्त नहीं होता। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता, तेज मूल्यांकन और तुरंत फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए। काबिल को अगर भारत की विदेश में मिनरल रणनीति का मुख्य हथियार बनना है तो उसकी वित्तीय और संस्थागत ताकत बढ़ानी होगी, ताकि वह बड़े वैश्विक खिलाड़ियों के सामने प्रभावी तरीके से बोली अपनी लगा सके। यानी कि कुल मिलाकर अब भारत की यहाँ पर विदेशों में भारत की सीमित सफलता क्यों, ये इस पर भी चलिए बात कर लेते हैं कि भारत की रणनीति में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि कई मामलों में प्रक्रिया की धीमी गति भी दिखाई देती है। जब किसी विदेश खनिज संपत्ति के लिए बोली यहाँ पर खुलती है तो समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट्स पर कई देश और कंपनियां नजर गड़ा के रखती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिली और वियतनाम में काबिल समय और वित्तीय संसाधनों से जुड़ी चुनौतियों के कारण तय समय पर बोली नहीं लगा पाया। ऐसे अवसर बाद में दूसरी भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करने पड़े। संसदीय समिति ने भी इस बात पर चिंता गहराई है कि विदेशों में खनिज संपत्तियों की तलाश से लेकर वास्तविक अधिग्रहण और फिर उत्पादन तक की प्रक्रिया काफी लंबी हो रही है।
अगर भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित करनी है तो उसे सिर्फ लक्ष्य बनाने से आगे बढ़कर समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। यानी कि इसमें देखिए यहाँ पर समय का भी ध्यान देना होगा। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत का लक्ष्य क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। भारत अब इस चुनौती का जवाब एक बड़े लक्ष्य के साथ देने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने मार्च 2031 तक 50 विदेशी क्रिटिकल मिनरल संपत्तियां हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब केवल घरेलू खनन पर निर्भर रहने की बजाय वैश्विक मिनरल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है और इसके लिए काबिल की वित्तीय क्षमता मजबूर करने की दिशा में यहां पर कदम बताई जा रही है। आपको बताएं, लेकिन आने वाले सालों में असली चुनौती संख्या पूरी करने की दर्शकों नहीं होगी, बल्कि ऐसी संपत्तियां हासिल करने की होगी जिसने वास्तविक और भरोसेमंद सप्लाई मिल सके। क्योंकि लिथियम से लेकर रेयर अर्थ तक हर मिनरल सीधे ईवी, बैटरी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है और इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स की यह दौड़ भारत के लिए महज कारोबारी निवेश नहीं है, ये आने वाली अर्थव्यवस्था, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सुरक्षा की बुनियाद तय करने वाली दौड़ है। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। खाने में मेरी